हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का दृष्टि के सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं शशांक। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन की, तो सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो डोमेन में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार देखा गया है कि जो सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन हुआ था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, वहां से भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हिस्ट्री में पूछा गया था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857 से, यानी 1857 के विद्रोह से। और साथ ही साथ दोस्तों, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं डोमेन एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 1857 के विद्रोह की घटना को। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जब भी आप 1857 में हुए इवेंट को पढ़ते हैं तो कई सारी किताबों में, स्पेशली अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी में, तो लिखा होता है 1857 का विद्रोह। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड्स की कई किताबों को पढ़ें तो वहां आपको 1857 की क्रांति भी लिखा मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इस सेशन को शुरू करूं उसके पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई, क्या जो 1857 में जो इंसिडेंट हुआ वो विद्रोह था या क्रांति थी। तो सबसे पहले इसी से अपनी परिचर्चा को आरंभ करते हैं कि जो 1857 में हुआ इंसिडेंट था वो विद्रोह थी या क्रांति। देखो, जब भी कोई बात करते हैं विद्रोह की, तो विद्रोह एक प्रकार का एक ऐसा एक स्थिति जिसमें कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता, उसको कहते हैं विद्रोह। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विद्रोह एक ऐसी स्थिति होती है जिसके में कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता। यानी जब भी विद्रोह होगा दोस्तों, तो कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा। और वही अगर मैं बात करूं क्रांति की, तो क्रांति एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति जिसमें त्वरित राजनीतिक परिवर्तन त्वरित राजनीतिक परिवर्तन होता है। तो जिसमें त्वरित राजनीतिक परिवर्तन होगा, सडन पॉलिटिकल चेंज होगा, तो उस स्थिति को कहेंगे क्रांति। और विद्रोह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं विद्रोह। और वही अगर मैं बात क्रांति की करूं, तो क्रांति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें त्वरित राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी आप देखेंगे कि एक सडन पॉलिटिकल चेंज होगा। तो क्रांति में सडन पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है। जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, रूस की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हो गई, तो वहां आपको एक सडन पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी विद्रोह होता है तो कोई आपको सडन पॉलिटिकल चेंज देखने को नहीं मिलता, कोई सडन पॉलिटिकल चेंज देखने को नहीं मिलता। तो अगर बात करें दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, आप ये बताओ मुझे कि क्या 1857 का जब विद्रोह समाप्त हो गया तो भारत आजाद हो गया? तो आपका जवाब है कि नहीं, भारत आजाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब भी कोई आपका विद्रोह होगा तो कोई भी राजनीतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर भारत आजाद हो चुका होता 1857 के इंसिडेंट के बाद, तो अब हम कहते हैं कि 1857 में जो हुई घटना थी वो थी क्रांति। लेकिन 1857 के बाद कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भारत में देखने को नहीं मिलता। आपको दिखेगा क्या कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया और भारत को सीधे हस्तांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश ताज भी ब्रिटेन का है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप देखोगे दोस्तों कि 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। यानी आप देखोगे कि 1857 के बाद
कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो 1857 की घटना के बाद कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता, दृष्टिगोचर नहीं होता। और इसमें देखोगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भी ब्रिटेन की थी, ये भी ब्रिटिश कंपनी थी। और ब्रिटिश ताज भी, ब्रिटिश क्राउन भी, जिसको आप ब्रिटिश ताज भी कहते हैं, ये भी ब्रिटेन की थी। तो देखोगे कि कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब 1857 का की घटना हो गई तो भी आपको कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि आप देखोगे कि 1857 की घटना के बाद कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इस घटना को कहते हैं विद्रोह, इस घटना को क्रांति नहीं कहते। बात समझ में आ गई सबको? तो बेसिकली जो 1857 में हुई घटना थी, 1857 में हुई घटना थी, वो क्या थी बेसिकली? तो वो था विद्रोह। तो वो था बेसिकली विद्रोह, वो क्रांति नहीं थी। बात सबको समझ में आ गई कि जो 1857 में हुई घटना थी वो विद्रोह थी, क्रांति नहीं था। क्योंकि अगर कोई त्वरित राजनीतिक परिवर्तन होता तो उसे आप क्रांति कह सकते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, इस वजह से उसे हम कह सकते हैं विद्रोह। बात सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 1857 के विद्रोह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब यहां से दोस्तों डोमेन में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इस बार के डोमेन में, और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी क्वेश्चन थे 1857 के विद्रोह के इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक से। अब देखो, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटिश साम्राज्ञी थी, और ये 1837 से लेकर के 1901 तक ब्रिटेन की साम्राज्ञी रही। तो 1837 से लेकर के 1901 तक ब्रिटेन की साम्राज्ञी। अब जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन, और ये 1855 से लेकर के 1858 तक रहे। और जो ब्रिटेन है दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी वहां राजशाही तो है लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र है। तो लोकतंत्रात्मक राजशाही है। तो ब्रिटेन में आप देखेंगे तो इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था आपको दिखेगी, व्यवस्था दिखेगी लोकतंत्रात्मक राजशाही। तो लोकतंत्रात्मक राजशाही जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और सिंपली आप ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक मोनार्की कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक मोनार्की कह सकते हैं। क्योंकि वहां जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, चुनी जाती है। और जबकि जो ब्रिटेन का राज प्रमुख होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर फैमिली से ही आता है। तो इस वजह से जो ब्रिटेन है वो एक, आप देखोगे तो वो डेमोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामर्स्टन जब 1857 का विद्रोह हुआ। अब 1857 का दोस्तों जब विद्रोह होता है तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग।
और लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है 1856 से 1862। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, हालांकि जो लॉर्ड कैनिंग थे ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉइसरॉय बने, और प्रथम वॉइसरॉय वॉइसरॉय बने। तब ये गवर्नर जनरल दोस्तों कब से कब तक थे, तो 1856 से लेकर के 1858 तक ये गवर्नर जनरल थे, और वॉइसरॉय बने 1858 से लेकर के 1862। अब देखो, जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था, ये होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी ये होता था गवर्नर जनरल। और वॉइसरॉय की बात करें, वॉइसरॉय दो शब्दों से बना है, एक तो है वॉइस, वॉइस का मतलब होता है उप, और रॉय, रॉय का मतलब होता है राजा, जिसको हम कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, और रॉय का मतलब होता है किंग। रॉय बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है किंग, तो इसका सीधा सीधा वॉइसरॉय का मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ किंग, राजा के बदले। तो ये ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था भारत में, तो ये ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता था भारत में, उसे कहते थे वॉइसरॉय, उसे कहते थे वॉइसरॉय। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। तो यहां तक बात सबको समझ आ गई कि ये लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइसरॉय थे इंडिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, तो विद्रोह का विस्तार होने लगा, और विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्पेशल मिलिट्री जनरल भेजा ब्रिटेन से। तो वो कौन थे जो स्पेशली आए थे भारत विद्रोह को दबाने के लिए? तो विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से आए ब्रिटिश सैन्य जनरल, जिनका नाम था जनरल कोलिन कैंपबेल। तो जनरल कोलिन कैंपबेल को स्पेशली ब्रिटेन से बुलाया गया था 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। और 1857 के विद्रोह के दौरान जो मुगल बादशाह थे, मुगल सम्राट कह लो या मुगल बादशाह कह लो, ये थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को ही कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। और इनका टाइम पीरियड है 1837 से लेकर के 1857 तक। और जो जफर है दोस्तों, ध्यान रखना कि जफर इनका है तखल्लुस। तखल्लुस को कहते हैं पेन नेम, इंग्लिश में कहते हैं इसको पेन नेम। क्योंकि ये जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे, शायरी लिखा करते थे, तो ये जफर के नाम से, जफर के नाम से उर्दू और फारसी, हालांकि दोस्तों उर्दू को उस समय रेख्ता भी कहते थे, रेख्ता भी कहा जाता था। तो उर्दू को 1857 के दौरान रेख्ता भी कहते थे। तो ये उर्दू और फारसी में कविता और शायरी लिखा करते थे जफर के उपनाम से, जफर के उपनाम से। इस वजह से इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है।
हालांकि बहादुर शाह द्वितीय भी यही थे, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम जो थे वो औरंगजेब का बेटा था और बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। जैसे बहादुर शाह जफर की आप एक बड़ी अच्छी नज्म आपने सुनी भी होगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का देखते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, खुदा के वास्ते न पर्दा साबा से हटावाइस, कहीं ऐसा ना हो या भी वही काफिर सनम निकले। तो ये बेसिकली इन्हीं का लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि उसके अलावा भी इन्होंने लिखा है कि है इतना बदनसीब ये जफर कि दो गज जमीन न मिली कुए यार में। तो ये भी लिखा हुआ है बहादुर शाह जफर का। तो बेसिकली जो जफर है ये उनका उपनाम है। तो इन्होंने लिखा भी है कि दो गज जमीन न मिली कुए यार में, कि बहारों से कह दो कि कहीं दूर जा बसे, इतनी जगह नहीं इस दिले दागदार में, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, कि है इतना बदनसीब ये जफर कि दो गज जमीन न मिली कुए यार में। तो बेसिकली जो ये जफर वर्ड है ये इनका पेन नेम है जिसको तखल्लुस कहते हैं, और ये उर्दू जिसको रेख्ता भी कहते थे और पर्जियन में ये कविता लिखा करते। तो ये जफर ये उनका पेन नेम है। और 1857 का दोस्तों जो विद्रोह का प्रतीक है ये बेसिकली कमल और चपाती है। चपाती को आप कह सकते हो रोटी भी। अब देखो कमल और रोटी का मतलब क्या था। देखो कमल का जो मतलब है, कमल जो है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है और कमल जो है वो प्रतीक है पवित्रता का। पवित्रता का। तो कमल प्रतीक है पवित्रता का, कि जो विद्रोही हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका उद्देश्य है वो पवित्र है। तो भारतीय जनता का उद्देश्य पवित्र है, जो है वो भारत की आजादी। और यही अगर आप देखोगे रोटी, रोटी जो है वो एक ऐसा खाद्यान्न है जिसको अमीर और गरीब दोनों खाता है। तो रोटी जो प्रतीक है वो है आपका आपसी भाईचारे का, आपसी भाईचारा का, कि अगर आपको इस अभियान को सफल बनाना है तो सभी को मिलकर इसमें सहभागिता लेनी होगी, कि अगर अभियान को सफल बनाना है तो समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। ये आपका सिंबल था कमल और चपाती। तो यहां तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि कमल और चपाती ही क्यों प्रतीक चिन्ह रखे गए और इसका उद्देश्य क्या। यहां तक बात सभी को समझ आ गई। तो ये तो बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य था। और ये बहादुर शाह जफर दोस्तों ये अंतिम मुगल बादशाह थे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1862 में, जब इनको रंगून रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो जब इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था वहीं पर इनकी मृत्यु हुई 1862। तो 1862 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई जब उन्हें भारत से रंगून निर्वासित कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी को बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विद्रोह के कारणों की। देखो जब भी हम विद्रोह के कारण की बात करते हैं
तो स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई विद्रोह का कारण क्या था, तो आपने स्कूल में आपको टीचर ने बताया होगा कि चर्बी वाला कारतूस, कि जो बंदूक में जो गोली डाला जाता था यानी जो कारतूस डाला जाता था उसके ढक्कन को मुंह से कट करना होता था, और वो जो ढक्कन बना होता था वो गाय और सुअर की चर्बी का था, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इसके उपयोग से मना कर दिया और विद्रोह फैल। दोस्तों बात सही है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में कई सारे कारण हैं जो चले आ रहे थे, और जो चर्बी वाला कारतूस की बात आप करते हैं जिसको इंग्लिश में ग्रीस कार्ट्रिजेस कहते हैं, ये उसका तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से विद्रोह एकाएक भड़क उठा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही एकमात्र कारण है, ये तात्कालिक कारण है। इसके पृष्ठभूमि में कई सारे ऐसे कारण चल रहे थे जो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे थे, जिसमें दोस्तों सबसे पहला राजनीतिक कारण है, वो है व्यपगत की नीति का सिद्धांत। व्यपगत की नीति का सिद्धांत आया 1848 में, और इसको दिया लॉर्ड डेलहौजी। लॉर्ड डेलहौजी ने दिया 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। ये रहे भारत के, ब्रिटिश भारत के गवर्नर। अब देखो, इसी को लॉर्ड डेलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं। तो इसी को लॉर्ड डेलहौजी की हड़प नीति भी कहा जाता है, जिसमें भारतीय राज्यों को बिना युद्ध किए हड़पना था, जिसमें भारतीय राज्यों को, भारतीय राज्यों से बिना युद्ध किए हड़पना था, बिना युद्ध किए हड़पना था। तो इसी को कॉमन लैंग्वेज में लॉर्ड डेलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं। अब देखो, इस हड़प नीति में था क्या। बेसिकली दोस्तों, अगर बात करें लॉर्ड डेलहौजी की हड़प नीति की, तो लॉर्ड डेलहौजी के टाइम में एक कानून आया कि जो भी भारतीय राज्य ब्रिटिश चार्टर से बने हैं, ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर से बने हैं, और उन राज्यों का जो राजा है वो अपने बिना वास्तविक उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उस कंडीशन में उसके दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं माना जाएगा, और जो उस राजा का जो राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि वैसे राज्य जो ब्रिटिश राज्यादेश से बने हैं, उस राज्य का राजा बिना वास्तविक उत्तराधिकारी के, और उत्तराधिकारी हमेशा पुरुष होना चाहिए, मेल चाइल्ड होना चाहिए, बिना अपने वास्तविक उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उस परिस्थिति में उसका जो दत्तक पुत्र है, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसको अगला उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये थी लॉर्ड डेलहौजी की हड़प नीति, कि बिना उसने तलवार चलाए, बिना युद्ध किए, सिर्फ कानून के जरिए उसने भारत के कई सारे राज्यों को हड़प लिया। इसी वजह से इसको डेलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं। अब बेसिकली दोस्तों इसी में था कि इस नीति के अनुसार भारतीय राज्य जो ब्रिटिश चार्टर के द्वारा गठित किए गए थे, यदि राजा प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना, प्राकृतिक उत्तराधिकारी का मतलब है कि उसका, उस राजा का अपना बेटा, अपना बेटा उस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है, तो उसके गोद लिए गए बच्चे, गोद लिए बच्चे को आप कहते हो दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा। राजा नहीं का मतलब है कि उसका उत्तराधिकारी, उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और उसका क्षेत्र यानी उसका राज्य ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाए। यानी अगर कोई राजा जिसका राज्य ब्रिटिश राज्यादेश के जरिए गठित हुआ है, उस राज्य का राजा बिना अपने वास्तविक उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उस परिस्थिति में उसके दत्तक पुत्र को, उसके अडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं माना जाएगा, और उसके राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाए। ये 1848 में व्यपगत का सिद्धांत दिया डेलहौजी ने, और इस व्यपगत के सिद्धांत से बिना युद्ध किए, बिना युद्ध किए भारतीय राज्यों को
आसानी से हड़प लिया गया, आसानी से हड़प लिया गया, आसानी से हड़प लिया गया भारत के राज्यों। और इस नीति के अनुसार दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखो किन किन राज्यों को हड़पा। सातारा को हड़पा 1848 में, और सातारा आपका है महाराष्ट्र। इसके अलावा हड़प लिया जैतपुर और संभलपुर को 1849 में। तो जैतपुर और संभलपुर को हड़पा 1849 में। अब देखो जो जैतपुर है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, महोबा जिले में है। संभलपुर कहाँ है दोस्त, तो ध्यान रखना कि उड़ीसा में है वर्तमान में। फिर 1850 में हड़पा बघात को। बघात कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। फिर हड़प लिया झांसी को 1800। फिर 1852 में हड़पा उदयपुर को। उदयपुर देखो ध्यान रखना ये उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर है बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। ये उदयपुर नहीं है, ये ध्यान रखना कि ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर है। उदयपुर कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। झांसी को हड़पा 1853 में, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। और साथ ही साथ नागपुर को हड़प लिया 1854 में, और नागपुर भी आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हड़प लिया 1854 पर कब्जा। अब देखो यहां पर ध्यान रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे तरीके से हड़पते जा रही थी, और फाइनली दोस्तों जो सबसे विवादास्पद डिसीजन लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो था अवध का विलय, और ये किया 1856 में, 1856 में। और अवध को ब्रिटिश लॉर्ड डेलहौजी कहा करता था चेरी ऑन केक, चेरी ऑन केक। और इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया था लॉर्ड डेलहौजी ने कि वन डे दिस चेरी विल फेल इन द माउथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। एक दिन ये चेरी तो ब्रिटिश एम्पायर के माउथ में ही जाएगा। अब अवध का दोस्तों जो विलय था वो विवादास्पद क्यों था, ये समझ लो। अवध जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश लखनऊ वगैरह का जो एरिया है वो सब अवध में आता था। अवध बड़ा ही फर्टाइल रीजन था, बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र। और जो अवध के नवाब थे, अवध के जो नवाब थे उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। और नवाब वाजिद अली शाह का की जो पत्नी थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। और इनको महक परी के नाम से भी जानते थे, महक परी के नाम से भी जाना जाता था। और इनका अपना पुत्र था, इनका जो अपना पुत्र था जिसका नाम था बिरजीस, बिरजीस कादिर, जिसका नाम था बिरजीस कादिर। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी तो लग नहीं सकती, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का अपना बेटा था बिरजीस कादिर। तो यहां पर तो लग नहीं सकता था। तो इन्हों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा क्या कि अवध के नवाब पर, अवध के नवाब पर कुप्रशासन, नवाब पर कुप्रशासन, कुप्रशासन का झूठा आरोप लगा करके, आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया, अवध का विलय कर लिया, अवध का विलय कर लिया। और नवाब, नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया, कलकत्ता निर्वासित कर।
अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा था कि भाई आप रिवोल्ट जो आपका अवध है उस पर आप व्यपगत का सिद्धांत नहीं लगा सकते। रीजन साफ साफ है कि जो अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी है बेगम हजरत महल का अपना पुत्र था बिरजीस कादिर। तो यहाँ सीधा सीधा तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग नहीं सकता। तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा क्या कि नवाब पर कुप्रशासन का झूठा आरोप लगाया और कहा कि जो ब्रिटिश जो अवध की जनता है वो नवाब साहब के शासन से खुश नहीं है। वो चाहती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर शासन करे। तो इस वजह से इन्होंने झूठा आरोप लगाया नवाब साहब पर और नवाब साहब को अपदस्थ कर दिया और साथ ही साथ इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया, जो कि सरासर झूठ था। ऐसा किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया था। अवध की जनता ने अपने नवाब पर, नवाब के शासन से वो प्रसन्न थे। ये झूठा आरोप था ताकि अवध का विलय किया जा सके। तो ये सबसे विवादास्पद निर्णय रहा आपका अवध का। और साथ ही साथ दोस्तों आप देखोगे कि सहायक संधि जो 1798 में शुरू की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, वो भी एक इसका कारण रही। तो सहायक संधि जो 1798 में ईस्वी में स्टार्ट की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह भी राजनीतिक कारणों में रहा। यह भी एक राजनीतिक कारणों में रहा था, जो सहायक संधि जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की। तो राजनीतिक रूप में जब भारत के राजाओं को लगने लगा कि ये जानबूझ करके हमारे राज्यों को हड़प रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, तो धीरे धीरे भारतीय राज्यों में गुस्सा पनपना शुरू हुआ और ये गुस्सा अंतिम रूप से फूटा 1857 के विद्रोह। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं औद्योगिक कारण। अब देखो औद्योगिक कारण की बात करें तो ब्रिटेन में आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 1760 के दशक में। 1760 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और जब औद्योगिक क्रांति होगी दोस्तों तो जो सामान बनेंगे वो बनेंगे मशीन के द्वारा और उन्हें भारतीय बाजारों में जबरदस्ती बेचा जाएगा बेचा जाएगा। अब देखो जब ये जो मशीन मेड सामान होते थे, जो मशीन के द्वारा बने होते थे सामान, वो सस्ते होते थे। तो जो मशीन के सामान होते थे, मशीन से बने जो सामान होते थे, ये मूल्य में होते थे सस्ते। और भारतीय बाजार में जो सामान होता था वो ज्यादातर होता था हाथ से बने, यानी हस्त निर्मित होता था। और हस्त निर्मित होने की वजह से ये महंगा होता। अब देखो दो सामान हैं, एक सामान मशीन से बना हुआ है और सस्ता है, दूसरा उसी क्वालिटी का सामान है, वो हाथ से बना हुआ है, महंगा है। तो अब आप बताओ कि आप कौन सा सामान खरीदना पसंद करोगे। अब आपको ये बताना है कि आप कौन सा सामान खरीदना पसंद करोगे, हाथ से बना हुआ या मशीन से बना हुआ। अब दोस्तों आप देखोगे कि भारत की जनता उतनी धनी तो थी नहीं कि वो हाथ से बना सामान खरीदे। जब भारत की जनता को ऑप्शन मिला तो इन्होंने करा क्या कि हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया और भारतीय जनता ने मशीन निर्मित वस्तुओं की निर्मित
वस्तुओं की खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिससे स्थानीय कामगार स्थानीय कामगार स्थानीय कामगार बेरोजगार हो गए। अब इससे हुआ क्या दोस्तों कि जो स्थानीय कामगार है बेरोजगार हो गए। क्योंकि इस वजह से बेरोजगार हो गए कि अब उनके सामान को कोई खरीद नहीं रहा था। अब बेरोजगार होने का जो कारण था वो था कि स्थानीय कारीगरों का सामान बिक नहीं रहा था बिक नहीं रहा था। अब स्थानीय कारीगरों का सामान बिक नहीं रहा था तो हुआ क्या कि वो सारे के सारे सामान अनसोल्ड रह गए और जिससे जो लोकल आर्टिजन और क्राफ्टमैन है, जो स्थानीय कामगार है, वो बन गए बेरोजगार। तो जो स्थानीय कामगार हैं वो बन गए बेरोजगार। तो इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो औद्योगिक क्रांति भी 1857 के विद्रोह के प्रति का एक कारण रहा कि धीरे धीरे करके लोगों के जो स्थानीय कामगार के अंदर गुस्सा फूटने लगा कि भाई ये जो उनकी बेरोजगारी है दैट इज ड्यू टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी पॉलिसीज की वजह से है। तो धीरे धीरे करके जो स्थानीय कामगार हैं उनके मन में गुस्सा पनपने लगा और यही गुस्सा 1857 के विद्रोह के रूप में फूट। तो बेसिकली दोस्तों ब्रिटेन का जो औद्योगिक क्रांति भी है ये भी एक तरीके से कारण बना 1857 के विद्रोह का। और इसी वजह ये भी एक कारण रहा 1857 के विद्रोह का। तीसरे दोस्तों कारण पर आते हैं वो है सामाजिक धार्मिक कारण। अब देखो सामाजिक धार्मिक कारण किस प्रकार से जिम्मेवार रहा 1857 के विद्रोह। देखो जिस समय भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो उस समय भारतीय समाज में कई प्रकार की कुरीति थी। तो जिस समय भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की कुरीतियां चलन में थी। जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, बाल विवाह, बहुपत्नीवाद जिसको आप पॉलीगैमी कहते हैं, विधवा विवाह, विधवा विवाह पर रोक विधवा विवाह पर रोक, इन सब तरीके के कुरीतियां चलन थी। अब जैसे दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून के माध्यम से इन कुरीतियों पर रोक लगाया। इन कुरीतियों पर रोक लगाया। जैसे दोस्तों अगर आप देखोगे कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ 1856 में, लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पास हुआ। बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया, बहुपत्नीवाद पर रोक लगाया गया। तो जब इस तरीके के समाज सुधार किए गए तो ये समाज सुधार जो थे दोस्तों वो रूढ़िवादी हिंदू और मुस्लिम को पसंद नहीं आए। तो ये समाज सुधार रूढ़िवादी हिंदू और मुस्लिम दोनों को हिंदुओं और मुस्लिमों को हिंदुओं और मुस्लिमों को पसंद नहीं आया।
तो ये बेसिकली ये रूढ़िवादी जो अप्रोच था वो हिंदुओं और मुस्लिमों को पसंद नहीं आया। इनको लगने लगा जो रूढ़िवादी हिंदू और मुस्लिम थे, इनको लगने लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इनके सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। तो बेसिकली जो इन भारतीयों को, यानी जो रूढ़िवादी भारतीय थे, जो रूढ़िवादी भारतीय थे, इन्हें लगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके सामाजिक धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। इन्हें लगा, रूढ़िवादी लोगों को, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बेमतलब में उनके सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। ये कई साल से प्रथाएं चली आ रही थी जो समाज का एक हिस्सा बन चुकी थी उस काल में। तो ये जानबूझ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। अब इस तरीके की दोस्तों आरंभ में भावना पनपनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके जब ये सुधार और ज्यादा तीव्र होने लगे तो इन्हें लगा कि जो रूढ़िवादी हिंदू और मुस्लिमों को लगा कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जानबूझ करके हस्तक्षेप कर रही है, ताकि इनका एक उद्देश्य ये भी है कि भारत में ईसाई धर्म को फैलाना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईसाइयों में कन्वर्ट करना, यानी ईसाइयों में धर्मांतरित करना। तो इसी वजह से जानबूझ कर के ये सुधार लाए जा रहे हैं और ये सुधार दोस्तों न तो रूढ़िवादी हिंदुओं को पसंद आए, न मुस्लिमों को पसंद आए, और इसी वजह से 1857 का विद्रोह होने का एक कारण बना। तो 1857 के विद्रोह होने का एक कारण बना, जो सामाजिक धार्मिक कारण भी था कि ये जो सुधार है ये रूढ़िवादी हिंदुओं और मुस्लिमों को पसंद आया नहीं। इसके अलावा दोस्तों सैनिक कारण भी हैं। सैनिक कारण की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी की जो सेना थी, सेना में दो तरीके के लोग थे। एक तो थे अफसर, और अफसर हमेशा होते थे ब्रिटिश, और दूसरे होते थे सैनिक। सैनिक जो होते थे वो आपका भारतीय भी होते थे और ब्रिटिश भी होते थे। और भारतीयों में दोस्तों ज्यादातर जो सैनिक थे ये आपका हिंदू थे, ये आपके ज्यादातर हिंदू थे और मुस्लिम, हिंदू थे और मुस्लिम। अब देखो बेसिकली होता क्या था कि जो भारतीय सैनिक स्पेशली हिंदूज थे, जो भारतीय सैनिक स्पेशली जो हिंदू सैनिक थे, इनसे कहा जाता था कि आपको समुद्र पार यात्रा करनी पड़ेगी, और इसके लिए इन्होंने एक एक्ट लाया था जिसका नाम था जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट आया, और इस जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट में था कि ब्रिटिश सरकार जहां भी चाहेगी वहां पर भारतीय सैनिकों की तैनाती कर सकेगी। तो ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी अपनी इच्छा इच्छा अनुसार भारतीय सैनिकों की तैनाती कर सकेगी। अपनी इच्छा के नहीं, जरूरत के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की तैनाती कर सकेगी, अपनी जरूरतों के अनुसार भारतीय सैनिकों की तैनाती कर सकेगी, भारतीय सैनिकों की तैनाती कर सकेगी। अब जब ऐसा कानून दोस्तों आता है तो इसमें हिंदू सिपाहियों को भी समुद्र पार भेजा जाने लगा। तो इसी वजह से इसमें आप देखोगे कि जो हिंदू सिपाही थे, सिपाहियों को भी समुद्र पार
भेजा जाने लगा। और दोस्तों जो भारत हिंदू सिपाही थे ये समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। तो बेसिकली जो हिंदू सिपाही थे ये समुद्र पार जाना नहीं चाहते। जो हिंदू सिपाही थे हिंदू सिपाहियों को समुद्र पार भेजा जाने लगा और हिंदू सिपाही इसके लिए करने लगे मना। मना करने लगे और ऐसा इस वजह से था दोस्तों कि अगर कोई हिंदू सिपाही समुद्र पार यात्रा करेगा तो उसको जाति से बहिष्कृत कर देते थे। तो बेसिकली होता क्या था, तो इनको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था और पुनः जाति में और पुनः अपनी जाति में सम्मिलित होने के लिए उन्हें धार्मिक आयोजन करना पड़ता था। उन्हें धार्मिक आयोजन करना पड़ता था जो अत्यंत खर्चीला था। जो अत्यंत खर्चीला था, तो इसी वजह से हिंदू सैनिक कभी समुद्र पार यात्रा करना नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों देखोगे कि भारतीय सैनिकों को स्पेशली हिंदुओं को समुद्र पार करने के लिए मजबूर किया जाता था और हिंदू सैनिक समुद्र पार नहीं करना चाहते थे कि अगर समुद्र पार करेंगे तो फिर जाति से निकाल दिया जाएगा और जाति में दोबारा सम्मिलित होने के लिए बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा खर्चीला है। तो इस वजह से कोई भी हिंदू जनरली जाना नहीं चाहता था। कोई भी हिंदू जनरली जाना नहीं चाहता था। यहां तक बात सबको क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को उनके धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। तो चाहे वो सैनिक आपका हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। कि जैसे हिंदू वगैरह थे पहले टीका वगैरह लगाते थे तो उनको टीका लगाने से मना कर दिया गया। मुस्लिम जो है वो दाढ़ी वगैरह रखा करते थे, उनके लिए सुन्नत था, तो दाढ़ी इत्यादि रखने से मना कर दिया गया कि किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना। ये हिंदू और मुस्लिमों दोनों के लिए था। साथ ही साथ दोस्तों जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हें काला आदमी यानी निग्गर कहते थे। तो उनको निग्गर कहते थे। निग्गर काला आदमी कहकर अंग्रेज अधिकारी उन्हें नियमित रूप से अत्याचार करते थे और अपमानित करते थे और अपमानित करते थे। तो नियमित रूप से अत्याचार और अपमानित करते थे उन्हें काला आदमी कह करके। साथ ही साथ दोस्तों हिंदू सैनिकों के वेतन वृद्धि के अवसर भी कम थे। पदोन्नति प्लस वेतन वृद्धि के अवसर भी कम थे। तो जो भारतीय सैनिकों के अंग्रेज सैनिकों की तुलना में अंग्रेज अंग्रेज सैनिकों की तुलना में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर कम थे। जैसे दोस्तों एक भारतीय सैनिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम सूबेदार के रैंक तक जा सकता था, उसके आगे उसकी पदोन्नति नहीं होती थी। जबकि वही एक ब्रिटिश सैनिक है ये अधिकारी भी बन सकता। यहां तक बात सबको समझ आ गई।
तो दोस्तों यहाँ पर वेतन पदोन्नति और वेतन वृद्धि के जो अवसर थे वो भारतीयों के लिए कम थे। एक भारतीय सैनिक अधिकांश अगर अच्छा काम करता था तो उसको सूबेदार तक की पदोन्नति मिल जाती थी, उसके ऊपर की पदोन्नति संभव नहीं थी। जबकि वही अगर कोई यूरोपियन सैनिक है, कोई ब्रिटिश सैनिक है, तो अगर वो सिपाही में भी भर्ती हुआ है तो वो पदोन्नति पाते पाते अधिकारी बन सकता है। इसके बाद दोस्तों जो तात्कालिक कारण बना जिसकी वजह से विद्रोह का बिगुल बजा, दैट वो था चर्बी वाला कारतूस। तो जो चर्बी वाला कारतूस था दोस्तों वो तात्कालिक कारण था 1857 में हुए विद्रोह का। अब देखो ये चर्बी वाला कारतूस आया कहां से। तो जैसे पूर्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राइफल राइफल इस्तेमाल करती थी, वो थी ब्राउन बेस राइफल। अब एक नई राइफल आती है, जो थी इनफील्ड राइफल। वो आती है इनफील्ड राइफल। अब इनफील्ड राइफल की दोस्तों सबसे अच्छी बात थी कि इसमें जो गन को जब आप फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करता है, तो इसकी रिकॉइलिंग कम थी, प्लस इसका रेंज ज्यादा था इनफील्ड राइफल का ब्राउन बेस राइफल के बजाय। और देखोगे कि इस इनफील्ड राइफल में जो गोली भरने की जो प्रक्रिया थी वो थी कि जो कारतूस कारतूस के ढक्कन को मुंह से काटना पड़ता था, तब जाकर के बंदूक में गोली लोड होती थी। और ये कहा गया दोस्तों कि ये जो कारतूस का ढक्कन था ये गाय और सुअर की चर्बी से बना था। गाय और सुअर की चर्बी से बना था। गाय और सुअर की चर्बी से बना था। अब दोस्तों जैसे ये बात फैल गई कि ये बेसिकली जो कारतूस का ढक्कन है गाय और सुअर की चर्बी से बनाया है, तो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने इसके इस्तेमाल करने से रोक लगा दी। क्योंकि दोस्तों गाय जो है वो हिंदुओं में पवित्र है और सुअर जो है वो मुस्लिमों में प्रोहिबिटेड एनिमल है। तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इसके प्रयोग करने से मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए, गाय और सुअर की चर्बी को हम इस्तेमाल मुंह से नहीं काटेंगे, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब इसी समय दोस्तों होता क्या है कि 1857 का विद्रोह शुरू होगा। सबसे पहले दोस्तों विद्रोह की शुरुआत होगी 29 मार्च 1857 को 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है दोस्तों पैदल सेना। तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो थे मंगल पांडे, इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब और सार्जेंट ह्यूजसन की हत्या कर दी। तो 29 मार्च को बंगाल 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये रेजिमेंट याद रखिएगा क्योंकि सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे। तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने करा क्या कि दो ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट बॉब और सार्जेंट ह्यूजसन की हत्या की। अब ये हत्या हुई कहां, तो ये हत्या हुई बैरकपुर। बैरकपुर दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल में, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। अब होता क्या है दोस्तों कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और ये फांसी दे दी गई बैरकपुर। बैरकपुर में उन पर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही हुई। कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के बाद, तो कोर्ट मार्शल जो सैनिक न्यायालय होता है, कोर्ट मार्शल उसे कहते हैं। तो कोर्ट मार्शल की कार्यवाही कार्यवाही के बाद
इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ कैंटोनमेंट, जो मेरठ सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इन्होंने विद्रोह इस वजह से किया कि तकरीबन 83 से 85 सैनिकों को चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो इनको 10 साल और उससे ज्यादा की सजा सुना दी गई। इससे मेरठ कैंटोनमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया और वहां के शस्त्रागार वगैरह लूट लिए, और जो भी उनके साथी सैनिक थे जो जेल में बंद थे उनको छुड़वा लिया और विद्रोह कर दिया। अब 10 मई को विद्रोह करने के बाद जो मेरठ कैंटोनमेंट यानी मेरठ सैनिक छावनी के जो सिपाही थे, वो 11 मई 1857 को कूच कर गए दिल्ली। तो बेसिकली वो पहुंचते हैं दिल्ली के लाल किले में, और उसके पहले इन्होंने दरियागंज नाम का एक एरिया है दिल्ली में, लाल किले के नजदीक है, तो वहां जम करके उत्पात मचाया और कई सारे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी कर दी। क्योंकि ये सैनिक बहुत ज्यादा क्रोध में थे, इन्होंने कई सारे ब्रिटिश सैनिकों की हत्या कर दी और पहुंच जाते हैं ये लाल किला शाम तक। अब लाल किले में उस समय जो बहादुर शाह जफर हुआ करते थे, मुगल बादशाह, 83 साल के बुजुर्ग बादशाह थे, तो इन्हें लगा कि हो सकता है कि ये विद्रोही उनको भी मारने आए। तो इन्होंने करा क्या कि लाल किले का गेट दरवाजा बंद करवा दिया। जब ये विद्रोही पहुंचते हैं लाल किले के दरवाजे पर और फिर अपना संदेश भेजते हैं, तो बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी, बहादुर शाह जफर की बेगम थी जिनका नाम था जीनत महल, इन्होंने जो लाल किला का द्वार खुलवाया, लाल किला का द्वार खुलवा दिया, और जितने के जितने विद्रोही थे ये सब पहुंच गए लाल किला के अंदर। और जब विद्रोहियों ने अपना कारण स्पष्ट किया, तो इन्होंने कहा कि हम बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, इनकी सरपरस्ती में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में विद्रोह करना चाहते हैं। और इन्होंने बहादुर शाह जफर को शहंशाहे हिंद घोषित कर दिया और इनकी राजनीतिक सरपरस्ती में विद्रोह की शुरुआत की, और इनकी राजनीतिक छत्र छाया में विद्रोह का की शुरुआत की, विद्रोह की शुरुआत की, यानी इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में रिवोल्ट किया था। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वो विफल हो गया, और आप देखेंगे कि 18 जुलाई 1858 को, हालांकि 14 महीनों के बाद, चूंकि मई के बाद जून और जून के बाद होता है जुलाई, तो तकरीबन 14 महीनों की में मेरठ के विद्रोह के 14 महीने के बाद अंततः लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो मोटा मोटा 2 महीने से थोड़ा कम समय लगा, 14 महीने से थोड़ा कम समय, 2 दिन ही कम लगा, क्योंकि 10 मई को 8 मेरठ कैंटोनमेंट में विद्रोह शुरू हो चुका था। तो तकरीबन देखोगे कि 14 महीने का लगभग का समय है। तो लगभग 14 महीने के बाद, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा की गई और विद्रोह को दबा दिया गया, और विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, और अंततः विद्रोह को समाप्त कर दिया, और अंततः आप देखेंगे कि विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। तो 8 जुलाई 1858 को अंतिम रूप से विद्रोह समाप्त। तो दोस्तों इस तरीके से विद्रोह की शुरुआत हुई और विद्रोह का अंत। अब बात करते हैं कि जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे और उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर नेतृत्व किया मंगल पांडे ने। इसके बाद दिल्ली में नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने और बख्त खां ने, और बख्त खां इनके सेनापति थे।
सेनापति थे। तीसरा कानपुर, कानपुर में किया नाना साहिब ने, जो कि अंतिम पेशवा थे, और उनके साथ थे तात्या टोपे। नाना साहिब जो थे अंतिम पेशवा थे, इनको धोंदू पंत भी कहते हैं, अंतिम पेशवा थे, और इनके जो गुरु थे और मित्र थे तात्या टोपे, उन्होंने शुरुआत। इसके बाद दोस्तों लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने, तो लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, और इनके साथ इनके बेटे थे बिरजीस कादिर साथ में, और बिरजीस कादिर जो इनके पुत्र थे बिरजीस कादिर, उन्होंने रिवोल्ट की शुरुआत की। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं झांसी की, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी। इसके बाद बरेली खान बहादुर खान, पटना मौलवी पीर अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह दोस्तों एक जमींदार थे, एक जमींदार थे, और इनके भाई थे अमर सिंह। और कुंवर सिंह दोस्तों जगदीशपुर है कहाँ, तो ये जगदीशपुर जो है वो बिहार के आरा जिले में है। जगदीशपुर जगदीशपुर जो है ये बिहार के भोजपुर जिले में है। भोजपुर जिले में है जगदीशपुर। इसके बाद है दोस्तों इलाहाबाद और बनारस, यहाँ पर लियाकत अली ने किया। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बागपत जो दिल्ली के पास का एरिया है बागपत, वहां शाहमल ने किया, और ग्वालियर में किया तात्या टोपे ने। हालांकि तात्या टोपे का एक मित्र था जिसका नाम था मान सिंह, उसने धोखे से तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार से पकड़वा दिया। इसमें भी आप देखोगे दोस्तों बिरजीस जो बेगम हजरत महल हैं, नाना साहिब हैं, ये लोग नेपाल भाग जाते हैं जब विद्रोह विफल हुआ, तो ये लोग नेपाल चले जाते हैं, बाद में इनकी कोई सूचना नहीं मिलती। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे रिवोल्ट के, और यहाँ पर उनके लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट की अगुवाई की या रिवोल्ट को नेतृत्व किया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वो विफल हो गया। तो विद्रोह विफल हुआ, तो आखिर विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे, क्यों विद्रोह विफल? सबसे पहला दोस्तों कारण था कि जो विद्रोह की प्रकृति थी वो अखिल भारतीय नहीं थी। तो विद्रोह की जो प्रकृति थी ये अखिल भारतीय, जिसको आप पैन इंडिया कहते हो, ये नहीं था। जो विद्रोह था उत्तरी भारत भारत तक सीमित था। तो विद्रोह जो है दोस्तों ये उत्तरी भारत तक सीमित था, दक्षिण भारत में विद्रोह का असर नहीं था। तो दक्षिण भारत में विद्रोह का असर नहीं था, जबकि ब्रिटिश सेना दक्षिण भारत में भी थी। तो जब भी ब्रिटिश अधिकारियों को जरूरत होती थी वो दक्षिण भारत से सेना बुलवा लेते थे, तो इस वजह से भी जो रिवोल्ट है वो विफल हुआ। अब दोस्तों केवल उन्हीं नवाब और राजाओं ने विद्रोह का समर्थन किया जिनकी पेंशन बंद कर दी गई। अब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले करा क्या कि जब जब नवाबों और राजाओं से उनकी रियासत ले ली तो उनको पेंशन देना आरंभ कर दिया। तो उनको पेंशन देते थे, उनके उनसे सारे अधिकार ले लिए गए, पेंशन दिया जाने लगा। अब आप देखोगे कि बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन भी बंद कर दिया। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पेंशन बंद किया तो जो नवाब थे और बेसिकली जो भारतीय राजा थे उनको चिंता हो गई कि अब उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो कहा जाता है कि उन्हीं लोगों ने इसको समर्थन दिया कि उन्हें लगा या तो ब्रिटिश सरकार डर के मारे पेंशन शुरू कर देगी, और या फिर ये विद्रोह सफल हो गया तो ये पुरानी खोई हुई अपनी जो खोई हुआ जो इनका सत्ता है ये इनको वापस मिल जाएगी। तो पुरानी खोई हुई सत्ता वापस मिल जाएगी अगर विद्रोह सफल हुआ, और अगर विद्रोह से ब्रिटिश सरकार डर गई तो दोबारा से अपना पेंशन शुरू हो जाएगा। इस वजह से इन्हीं राजाओं ने ज्यादातर समर्थन दिया। साथ ही साथ दोस्तों विद्रोहियों में कोई उचित समन्वय और योजना नहीं थी। तो विद्रोही जो थे, विद्रोहियों के पास उचित
समन्वय और तालमेल की कमी थी। तालमेल की कमी थी, जिसको जैसे मन किया वैसे विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोहियों के पास दोस्तों पुराने हथियार थे, तो जो विद्रोही थे उनके हथियार पुराने थे। विद्रोही थे उनके हथियार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में कंपनी के तुलना में पुराने थे। साथ ही साथ दोस्तों जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, इन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किया? तो ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, आप देखोगे कि 1800 चूंकि जो ब्रिटिश सरकार समाज में, शिक्षा में जो सुधार ला रही थी, उससे जो मध्यम वर्ग प्रभावित था और उन्हें लगा कि अगर विद्रोहियों का समर्थन करेंगे विद्रोहियों का समर्थन करेंगे तो यह सुधार बंद भी हो सकता है बंद भी हो सकता है जिससे समाज को नुकसान होगा और इसी वजह से इन्होंने शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। जैसे आप देखोगे 1857 में आप देखोगे कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो इससे भी इनको फायदा हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब सारे सुधार किए गए, 1829 में एंटी सती लॉ पास किया गया, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, तो इस तरीके के जब सुधारात्मक कार्य हुए तो शिक्षित मध्यम वर्ग को लगने लगा कि भाई ब्रिटिश शासन तो अच्छा है और ब्रिटिश शासन में इस तरीके के सुधार हो रहे हैं जो आगे चल करके भारतीय समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी, एक अच्छी पहल है। लेकिन यही अगर सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि भाई शिक्षित मध्यम वर्ग का नुकसान होगा कि पढ़ने लिखने के, समाज सुधार के सारे अवसर खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने कभी साथ नहीं दिया विद्रोहियों का कभी साथ नहीं दिया और इसी वजह से आप देखोगे कि 1857 का जो विद्रोह है वो विफल हुआ। तो ये कुछ कतिपय कारण थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेल होने के। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब 1857 का विद्रोह विफल हो गया तो फिर क्या परिवर्तन हुआ राजनीतिक रूप से? तो दोस्तों जब 1857 का विद्रोह विफल हो गया तो भारत सरकार अधिनियम आया 1858 और इसी को कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या इसी को कहते हैं अलाहाबाद अलाहाबाद डिक्लेरेशन। अलाहाबाद डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं इलाहाबाद उद्घोषणा। इलाहाबाद उद्घोषणा। अब बेसिकली दोस्तों इसको पढ़ा था ये महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा था।
उद्घोषणा थी जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था और इसी वजह से और इसी वजह से इलाहाबाद को भारत की राजधानी घोषित किया। इलाहाबाद को भारत की राजधानी घोषित किया। अब इसमें दोस्तों क्या क्या प्रमुख बातें थी। सबसे पहला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। शासन समाप्त और सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी जाएगी और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और अब गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर हो जाएगा वायसराय। तो गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाएगा और जो लॉर्ड कैनिंग थे ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो 1856 से लेकर के 1862 तक रहे। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। इसके अलावा भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो भारत सचिव पद का सृजन हुआ और ध्यान रखना कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना वो प्रथम भारत सचिव बना लॉर्ड स्टैनले। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पहला सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बना वो लॉर्ड स्टैनले था। हालांकि इसका खर्चा इसके कार्यालय का पूरा खर्चा जाता था भारत से। इसके कार्यालय का जो पूरा खर्चा जाता था वो जाता था भारत से। इसके अलावा दोस्तों व्यपगत के सिद्धांत नीति को वापस लिया गया। तो जो व्यपगत का सिद्धांत था वो वापस ले लिया गया और ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाने लगा। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाने लगा और ब्रिटिश सेना की दोस्तों पुनः संरचना हुई। तो ब्रिटिश सेना को रीस्ट्रक्चर किया गया और ध्यान रखिएगा हिंदू और मुस्लिम सैनिक कम किए गए और मार्शल समुदायों की भर्ती की गई और मार्शल समुदायों का परिचय हुआ यानी इनकी भर्ती की गई। मार्शल समुदाय का मतलब होता है दोस्तों जो कि लड़ाकू समुदाय है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सिखों को जाट, गोरखा, पठान इन समुदायों की भर्ती की गई। जो लड़ाकू समुदाय थे तो इनकी भर्ती की गई ताकि और सेना में जो यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर बढ़ाया गया। तो बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए ताकि 1857 के जैसा कोई दूसरा विद्रोह फिर ना हो। तो 1857 के जैसा कोई दूसरा विद्रोह फिर ना हो इस वजह से इसको रोका गया। यहां तक बात सबको समझ आ गया? यहां तक सबको बात क्लियर है?
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आजमगढ़ उद्घोषणा की। ये भी एक बार सीयूईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आजमगढ़ उद्घोषणा निम्न में से किस चीज से संबंधित है? तो 1857 से संबंधित है। दोस्तों आजमगढ़ एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में है। यह बेसिकली घोषणा दोस्तों 25 अगस्त 1857 को हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था। और कहते हैं कि हालांकि दोस्तों इसके लेखक का असली नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि ये बहादुर शाह जफर के पोते फिरोज शाह के द्वारा लिखा गया था। तो ये आजमगढ़ उद्घोषणा लिखा गया था फिरोज शाह के द्वारा, जो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय का पोता। और क्वेश्चन सीयूईटी में आया था 2024 में। 24 में क्वेश्चन पूछा गया कि आजमगढ़ उद्घोषणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो आजमगढ़ उद्घोषणा दोस्तों संबंधित है 1857 के विद्रोह। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने 1857 के जो की घटना को बहुत ही विस्तार रूप में पढ़ा और ये भी समझा कि आखिर इसको विद्रोह क्यों कहते हैं। कई सारे राज्य जो स्टेट बोर्ड्स की किताबों में इसको क्रांति भी लिख देते हैं, तो क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर है, और फिर सारी के सारे कारणों को पढ़ा 1857 के विद्रोह को कि कैसे शुरू हुआ, कैसे शिखर पर पहुंचा। शिखर पर तो खैर नहीं पहुंच पाया, हालांकि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन किया और भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था, और आजमगढ़ उद्घोषणा के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है 1857 के विद्रोह का वो समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग द पेशेंट लिसनर्स। मिलते हैं अपने अगले सेशन।